नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, भारत के संविधान का निर्माण। जी हाँ, ये वो प्रक्रिया है जिसने आप कह सकते हैं आधुनिक भारत की नींव रखी। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज बनाने की बात नहीं थी। ये तो एक नए राष्ट्र की क्या कहते हैं आत्मा को गढ़ने जैसा था। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो द मेकिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हिस्सों पर आधारित है, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरी काफी जटिल प्रक्रिया के जरूरी पहलुओं को समझें। हाँ, जो मुख्य घटनाएं थीं, जो लोग इसमें शामिल थे, उनके योगदान को जानना बहुत जरूरी है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद बहुत लोगों को पता ना हो। जैसे, क्या आपको पता है कि भारत का संविधान हाथ से लिखा गया था? हाँ, ये कमाल की बात है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उन्होंने इसे इतनी खूबसूरत इटैलिक लिखावट में उतारा। और उन्होंने कोई फीस भी नहीं ली? बिल्कुल नहीं, बस एक शर्त थी उनकी क्या? कि हर पन्ने पर वो अपना नाम लिखेंगे और आखिरी पन्ने पर अपने नाम के साथ अपने दादाजी का नाम। वाह। और एक और बात, खर्चा। इसे बनाने में उस वक्त मतलब 1940 के आखिर में लगभग 64 लाख रुपए लगे थे। 64 लाख रुपए आज के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ, ये दिखाता है कि इस काम को कितनी गंभीरता से लिया गया था। चलिए, इस दिलचस्प कहानी में और गहरे उतरते हैं। और एक बात और यहाँ साफ करनी जरूरी है, हर लोकतांत्रिक देश का अपना संविधान होता है, ये तो ठीक है, लेकिन हर वो देश जिसके पास संविधान है जरूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक ही हो। अच्छा, ये एक बारीक नुक्ता है। मतलब संविधान होना लोकतंत्र की गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं, पर हाँ, उसके लिए एक अनिवार्य शर्त जरूर है। तो फिर ये सवाल उठता है कि आज़ादी की लड़ाई के उस माहौल में एक अलग संविधान बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, और कैसे? ये विचार आया कहाँ से? देखिए, लिखित संविधान का जो आधुनिक विचार है वो अमेरिका से आया। 1787 में उनका संविधान बना। दुनिया का पहला लिखित संविधान, है ना? जी। भारत में अगर हम देखें तो संविधान सभा की मांग, मतलब एक ऐसी सभा जो भारतीय खुद चुने और अपना संविधान बनाए। हाँ, ये मांग सबसे पहले किसने उठाई? सूत्रों के हिसाब से ये आवाज सबसे पहले 1934 में एमएन रॉय ने उठाई थी। कम्युनिस्ट आंदोलन के बड़े नेता थे वो। अच्छा, एमएन रॉय ने। फिर उसके फौरन बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। और 1936 का वो लखनऊ अधिवेशन? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। वहां इस मांग को और जोर शोर से बिल्कुल आधिकारिक तौर पे उठाया गया। क्या इससे पहले भी कोई कोशिश हुई थी, मतलब संविधान जैसा कुछ बनाने की? हाँ, एक बहुत अहम कोशिश हुई थी 1928 में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेहरू रिपोर्ट? बिल्कुल, एक सर्वदलीय सम्मेलन था जिसने भारत के लिए एक संवैधानिक ढांचे का मसौदा बनाया था। सीधे तौर पर संविधान सभा की मांग नहीं थी वो, पर भारतीयों द्वारा अपना भविष्य खुद लिखने की दिशा में वो एक बड़ा कदम जरूर था। तो जब ये मांगे उठ रही थीं, कांग्रेस मांग कर रही थी, एमएन रॉय ने कहा, अंग्रेज सरकार का क्या रवैया था? क्या वो मान गए आसानी से? आसानी से? बिल्कुल नहीं। उस वक्त चल रहा था दूसरा विश्व युद्ध, 1939 से 45 तक। हाँ, ब्रिटेन मुश्किल में था। बहुत ज्यादा। उन्हें भारत के संसाधन चाहिए थे, सैनिक चाहिए थे, तो कुछ लॉलीपॉप देने की कोशिश की उन्होंने। जैसे? हमारे दस्तावेजों में वो ऑगस्ट ऑफर और क्रिप्स मिशन का जिक्र आता है। हाँ, वही 1940 में आया वाइसरॉय लिनलिथगो का ऑगस्ट ऑफर। फिर 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए, क्रिप्स मिशन लेकर। इनमें था क्या? लबो-लबाब ये था कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस मतलब ब्रिटिश राज के अंदर ही स्वशासन। जी। और संविधान बनाने की बात भी थी, पर वो भी युद्ध के बाद। लेकिन तब तक तो भारतीय नेताओं की मांगे बहुत आगे बढ़ चुकी थी, है ना? बिल्कुल। कांग्रेस अब डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट नहीं थी। उनका लक्ष्य अब था पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी। तो फिर इन प्रस्तावों का क्या हुआ? जाहिर है खारिज कर दिया गया। कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी। लीग को अलग पाकिस्तान का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला था उसमें। और क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद ही तो। हाँ, उसी के बाद माहौल और गर्मा गया और गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। साफ था कि अब कोई आधे अधूरे समझौते नहीं चलेंगे। तो ये तो साफ है कि ब्रिटिश सरकार आसानी से मानने वाली नहीं थी। तो फिर आखिरकार ये संविधान सभा बनी कैसे? कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था? यहाँ पे वो कैबिनेट मिशन प्लान का जिक्र आता है 1946 का। जी, ये एक निर्णायक मोड़ था। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, लेबर पार्टी की सरकार आई, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, जो भारत के मामले पर थोड़े नरम माने जाते थे। हाँ, माना जाता था। तो उन्होंने 1946 में अपने 3 वरिष्ठ मंत्रियों को भारत भेजा। कौन कौन थे वो? पैथिक लॉरेंस, जो अध्यक्ष थे,
सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो पहले भी आए थे, और एवी अलेक्जेंडर। इसी को कैबिनेट मिशन कहते हैं। अच्छा, तो इस मिशन ने क्या रास्ता निकाला? देखिए, मिशन ने मुस्लिम लीग की जो अलग पाकिस्तान की मांग थी उसे तो सीधे सीधे नामंजूर कर दिया। ये एक बड़ी बात थी। हाँ, ये तो अहम था। लेकिन उन्होंने एक ऐसी योजना पेश की जिससे एक अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा बन सके। एक जटिल सी योजना थी पर व्यवहारिक थी। तो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने माना कि हाँ, भारतीय अपनी संविधान सभा बना सकते हैं। सिद्धांत रूप में हाँ, ये पहली बार था। दिलचस्प। तो इस प्लान के हिसाब से ये सभा दिखती कैसी है? मतलब कितनी सीटें, कहाँ से? कैबिनेट मिशन प्लान ने कुल 389 सीट्स तय की। 389? हाँ, इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आनी थीं और 93 सीटें थीं देसी रियासतों के लिए। अच्छा, रजवाड़ों के लिए? जी, रियासतों से कहा गया कि वे अपने प्रतिनिधि मनोनीत करके भेजें। हालांकि शुरू में उन्होंने इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। और जो ब्रिटिश भारत की 296 सीटें थीं, उनका बंटवारा कैसे हुआ? वो दो आधार पर हुआ। पहला तो था जनसंख्या। मोटे तौर पर हर 10 लाख लोगों पर एक सीट। ठीक है, आबादी के अनुपात में। जी, और दूसरा, इन सीटों को प्रांतों में 3 मुख्य धार्मिक समुदायों में बांटा गया। कौन से समुदाय? मुस्लिम, सिख सिर्फ पंजाब में, और सामान्य यानी मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सब। अच्छा, तो धार्मिक आधार पर भी बांटा। हाँ, ये उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी उसको दिखाता है। समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व एक बड़ा मुद्दा था। ये बंटवारा भी आबादी के हिसाब से ही था। और इनके चुनाव कैसे हुए? क्या आम जनता ने वोट डाले थे? नहीं, ये सीधे चुनाव नहीं थे। जो प्रांतीय विधानसभाएं पहले से थीं, उन्हीं के चुने हुए सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव? हाँ, अप्रत्यक्ष। और इसके लिए तरीका अपनाया गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत का। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम था जिससे विधानसभा में जो अलग अलग पार्टियां या ग्रुप थे, उन्हें उनकी ताकत के हिसाब से संविधान सभा में सीटें मिल सकें। समझी, ताकि सबको प्रतिनिधित्व मिले। बिल्कुल। तो चुनाव हुए जुलाई-अगस्त 1946 में। नतीजे क्या रहे? क्या सिर्फ सीटों के नंबर थे या उनसे कुछ और भी पता चला? नहीं, नतीजे बहुत कुछ कह रहे थे। कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली, 208 सीटें। 208, बहुमत से कहीं ज्यादा। हाँ, और मुस्लिम लीग ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 73 सीटें जीती। खासकर जो मुस्लिम आरक्षित सीटें थीं उन पर। तो ये साफ था कि जहां एक तरफ आजादी की बात थी, वहीं बंटवारे की मांग भी उतनी ही मजबूत थी। एकदम। बाकी 15 सीटें छोटे दलों और आजाद उम्मीदवारों को मिली। लेकिन मुस्लिम लीग तो नतीजों के बाद भी अलग पाकिस्तान पर अड़ी रही। क्या वो सभा में शामिल हुई? यहीं पर कहानी ने फिर एक मोड़ लिया। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को ही मानने से इनकार कर दिया। वो अपनी अलग पाकिस्तान की मांग पर डटे रहे। तो उन्होंने सभा का बहिष्कार कर दिया? जी हाँ, उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया। नतीजा ये हुआ कि जब सभा की पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग के सदस्य उसमें आए ही नहीं। ओहो, तो सभा की शुरुआत ही एक तरह से अधूरी हुई, कह सकते हैं। बाद में जब देश का बंटवारा तय हो गया तो पाकिस्तान के हिस्से वाले सदस्य अलग हो गए और भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कम होकर 299 रह गई। तो मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बावजूद संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया। पहली बैठक कब हुई, कहाँ हुई? बहिष्कार के बावजूद काम रुका नहीं। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसे अब हम संसद का सेंट्रल हॉल कहते हैं। अच्छा, सेंट्रल हॉल में। हाँ, उस दिन एक फ्रांसीसी परंपरा को निभाते हुए सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी? जी, सिर्फ पहली बैठक के लिए। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष? एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने। बाद में वी.टी. कृष्णमाचारी भी उपाध्यक्ष बने। मतलब 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है। और सभा के कोई सलाहकार भी थे? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उनकी। सर बी.एन. राव जाने माने कानून के जानकार और प्रशासक थे। उन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा, उनका अध्ययन किया और एक शुरुआती मसौदा तैयार किया। कई सारे नोट्स बनाए। उन्होंने आगे के काम के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर दी। और एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं या शायद पता नहीं होता, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। हाँ, ये बिल्कुल सच है। गांधी जी, जिन्होंने आज़ादी की पूरी लड़ाई का नेतृत्व किया, वो खुद इस सभा का हिस्सा नहीं थे। शायद वो इसे बाहर से ही मार्गदर्शन देना चाहते थे। हो सकता है, ये उनकी अपनी सोच थी। अच्छा,
इस सभा के पास क्या सिर्फ संविधान बनाने का ही काम था या कुछ और भी जिम्मेदारियां थीं? नहीं, इसके दो बड़े काम थे। दोहरा रोल था इसका। दोहरा रोल कैसे? पहला और सबसे मुख्य काम तो था आजाद भारत के लिए संविधान बनाना। वो तो है ही। लेकिन साथ ही जब तक देश में पहले आम चुनाव 1952 के बाद नई संसद नहीं बन गई, तब तक इसी सभा को देश की अंतरिम संसद के तौर पर भी काम करना था। अच्छा, मतलब देश के लिए रोजमर्रा के कानून भी यही सभा बना रही थी? बिल्कुल, दोनों काम साथ साथ चल रहे थे। तो जब ये सभा संविधान बनाने के लिए बैठती थी, तब तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते थे। जी हाँ। और जब ये कानून बनाने के लिए यानी संसद के तौर पर बैठती थी, तब अध्यक्षता कौन करता था? तब अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, जो बाद में स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के पहले स्पीकर भी बने। अच्छा, जीवी मावलंकर। तो एक ही सभा, दो अध्यक्ष, दो अलग-अलग भूमिकाओं में। बिल्कुल सही। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल का जिक्र आता है, उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये क्या था और इतना जरूरी क्यों माना जाता है? ये आप कह सकती हैं संविधान की आत्मा की पहली झलक थी। 13 दिसंबर 1946 को पहली बैठक के कुछ ही दिन बाद हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐतिहासिक प्रस्ताव सभा के सामने रखा। इसमें था क्या? इसमें वो बुनियादी सिद्धांत और आदर्श तय किए गए थे जिनके आधार पर संविधान को गढ़ा जाना था। जैसे भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा, सभी नागरिकों को न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सबको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आजादी होगी। अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए? हाँ, उनके हितों की रक्षा की जाएगी। ये सब बातें उसमें थीं। ये एक तरह से संविधान का विजन डॉक्यूमेंट था। और इसे सभा ने कब अपनाया? 22 जनवरी 1947 को पूरी सभा ने सर्वसम्मति से इसे पास किया और यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बना। प्रस्तावना, जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं, हम भारत के लोग। वही, उसकी जड़ें इसी उद्देश्य प्रस्ताव में है। अब आते उस समिति पर जिसका नाम शायद सबसे ज्यादा लिया जाता है, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। हाँ, यकीनन ये सबसे जानी-मानी और महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी। इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को, यानी भारत की आजादी के ठीक 14 दिन बाद। आजादी के फौरन बाद। इसका मुख्य काम क्या था? इसका मुख्य काम था संविधान का एक ड्राफ्ट, एक मसौदा तैयार करना, जो बीएन राव ने शुरुआती ढांचा बनाया था और जो अलग अलग समितियों ने अपनी सिफारिशें दी थी, उन सबको मिलाकर एक सुसंगत कानूनी भाषा में संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करना। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें हम संविधान का निर्माता या आधुनिक मनु भी कहते हैं। बिल्कुल, उनकी भूमिका इसमें केंद्रीय थी, वो अध्यक्ष थे। उनके अलावा और कौन-कौन सदस्य थे इस समिति में? कुल 7 सदस्य थे शायद। जी हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर को मिलाकर 7, सभी अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे। एन गोपालास्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे, जिन्होंने बाद में बी.एल. मित्तर की जगह ली थी क्योंकि उनकी सेहत खराब हो गई थी, और टी.टी. कृष्णमाचारी थे, जो डी.पी. खेतान के निधन के बाद समिति में आए थे। तो ये 7 लोग थे जिन्होंने असल में संविधान को लिखा। लिखा कहना शायद पूरी तरह सही ना हो। उन्होंने उस मसौदे को अंतिम रूप दिया, उस पर बहस की, संशोधन किए। ये एक बहुत गहन प्रक्रिया थी। कैसी प्रक्रिया थी ये? क्या वो बस बैठकर लिख रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। समिति ने पहला मसौदा तैयार किया, फरवरी 1948 में उसे प्रकाशित किया गया। पब्लिक के लिए? हाँ, देश की जनता के लिए, प्रेस के लिए, प्रांतीय विधानसभाओं के लिए, सबको कहा गया कि आप इसे पढ़िए, इस पर विचार कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। अरे वाह, तो लोगों की राय ली गई थी। बिल्कुल, करीब 8 महीने का समय दिया गया था इस पर बहस करने के लिए। हजारों सुझाव आए, आलोचनाएं भी हुई। फिर क्या हुआ? समिति ने उन सभी सुझावों पर विचार किया, जो जरूरी लगे उन्हें शामिल किया, और फिर अक्टूबर 1948 में दूसरा संशोधित मसौदा प्रकाशित किया। कितना समय लगा होगा समिति को ये सब करने में? हमारे सूत्र बताते हैं कि मसौदा समिति ने कुल मिलाकर लगभग 141 दिन बैठकें की। ये सिर्फ लिखने का काम नहीं था, ये बहस का, विचार विमर्श का, आम सहमति बनाने का काम था। सोच सकती हूँ, इतने अलग अलग विचार, इतने सारे हित, सबको एक साथ लाना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत चुनौतीपूर्ण। तो इस पूरी प्रक्रिया में, मतलब संविधान सभा की पहली बैठक से लेकर संविधान के पारित होने तक कुल कितना समय लगा? कुल समय लगा 2 साल, 11 महीने
और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। हाँ, काफी लंबा समय। हाँ, बहुत सघन काम हुआ इस दौरान। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए और इन सत्रों में कुल 165 दिन बैठकें चली। और वो खर्च वाली बात हमने शुरू में जिक्र किया था 64 लाख का। जी हाँ, वो आंकड़ा सही है। इस पूरे काम पर उस वक्त लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। ये दिखाता है कि राष्ट्र निर्माण के सबसे अहम काम को कितनी प्राथमिकता दी गई थी। बिल्कुल। इतने लंबे और गहन काम के बाद संविधान को अंतिम रूप कब दिया गया, इसे अपनाया कब गया? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का जो अंतिम मसौदा था वो 4 नवंबर 1948 को सभा में पेश किया। इसके बाद इस पर 3 दौर की विस्तृत चर्चा हुई, जिसे हम वाचन या रीडिंग्स कहते हैं। 3 वाचन। हाँ, पहला वाचन कुछ दिन चला, फिर दूसरा वाचन शुरू हुआ जो सबसे लंबा था, करीब 11 महीने चला वो। 11 महीने? इसमें क्या हुआ? इसमें संविधान के हर अनुच्छेद पर क्लॉज बाय क्लॉज, शब्द बाय शब्द बहस हुई। हजारों संशोधन प्रस्तावित किए गए। हजारों? हाँ, जिनमें से करीब 2500 पर तो बहुत गंभीर चर्चा हुई और कई स्वीकार भी किए गए। ये दिखाता है कि कितनी बारीकी से काम हुआ। और फिर तीसरा वाचन? तीसरा और अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। 26 नवंबर 1949, ये ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल। इसी दिन डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यानी सभा द्वारा निर्धारित संविधान पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकार हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस पर हस्ताक्षर किए और इसी दिन भारत के लोगों ने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया, मतलब अपनाया, लागू किया और खुद को सौंपा। इसीलिए 26 नवंबर को हम अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जी हाँ, पहले इसे कानून दिवस कहते थे, अब संविधान दिवस। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर संविधान 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था, तो फिर हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाते हैं? ये 2 महीने का गैप क्यों? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक और भावनात्मक कारण है। क्या? आपको याद होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 26 जनवरी का दिन बहुत खास महत्व रखता था। हाँ, 1930 में। बिल्कुल। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। अच्छा। और तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। अच्छा। तो उसी ऐतिहासिक दिन की याद को जिंदा रखने के लिए, उसे सम्मान देने के लिए हमारे नेताओं ने तय किया कि संविधान को पूरी तरह से लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 रखी जाए। वाह, ये तो बहुत सुंदर विचार था। जी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 के बीच कुछ भी लागू नहीं हुआ? देश कैसे चल रहा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। देश बिना व्यवस्था के तो नहीं चल सकता था। तो संविधान के कुछ बहुत जरूरी प्रावधान थे। जैसे? खास तौर पर नागरिकता से जुड़े अनुच्छेद। अच्छा। चुनाव कराने से जुड़े प्रावधान। हाँ। अंतरिम संसद कैसे काम करेगी उससे जुड़े नियम और कुछ अस्थायी प्रावधान, ये सब 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। अच्छा, तो जो फौरी जरूरतें थीं वो पूरी कर दी गईं। हाँ। ताकि देश का काम ना रुके। लेकिन भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की जो पूरी घोषणा थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई। समझ गई। अच्छा, जब संविधान अपनाया गया, उस मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक प्रस्तावना थी। 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में बटे हुए थे और 8 अनुसूचियां थीं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। और आज इतने सालों में कई संशोधन हुए हैं। अनुच्छेदों की संख्या तो मोटे तौर पे उतनी ही है, 395, लेकिन बीच-बीच में A, B, C जुड़ते गए हैं, तो असल संख्या बढ़ गई है। भाग बढ़कर अब लगभग 25 हो गए हैं और अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये समय के साथ बदला है, विकसित हुआ है। बिल्कुल, एक जीवंत दस्तावेज है। संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी? क्या वो 26 नवंबर 1949 को ही खत्म हो गई? नहीं, सभा की आखिरी औपचारिक बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले? जी। इस दिन क्या हुआ कि सदस्यों ने संविधान की जो मूल प्रतियां थीं, उन पर हस्ताक्षर किए। 3 प्रतियां थीं, 2 अंग्रेजी में, 1 हिंदी में। अच्छा, हिंदी में भी थी? हाँ,
और कुल 284 सदस्यों ने उस दिन हस्ताक्षर किए। 284 सदस्य, इनमें महिलाएं भी थीं? हाँ जरूर, इनमें 15 महिला सदस्य भी शामिल थीं जिन्होंने हस्ताक्षर किए। सोचिए कितना भावुक और ऐतिहासिक पल रहा होगा वो सबके लिए। यकीनन। और उस दिन कुछ और भी खास हुआ था, 24 जनवरी को। हाँ, 2-3 और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव भी उसी दिन हुआ? जी, और साथ ही जनगणमन को हमारे राष्ट्रगान के रूप में और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। ये सारे बड़े फैसले उसी आखिरी बैठक में लिए गए। तो 24 जनवरी 1950 भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। बिल्कुल। संविधान बनाने के अलावा क्या संविधान सभा ने कुछ और भी ऐसे काम किए थे जिनका जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि वो अंतरिम संसद भी थी? हाँ, कुछ और राष्ट्रीय महत्व के काम किए उसने। जैसे मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की सदस्यता का अनुमोदन किया। मतलब भारत आजाद होने के बाद भी कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहेगा, इस पर मोहर लगाई। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा? हाँ, ये बहुत जरूरी है। तिरंगे को उसके वर्तमान स्वरूप में संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया था, आजादी से भी पहले। 22 जुलाई 1947 तिरंगा दिवस। जी। कुछ और रोचक बातें हैं जो हमारे स्रोतों में मिलती हैं, जैसे संविधान की मूल प्रतियों का हाथ से लिखा होना और उनकी सजावट। वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वाली बात। हाँ, वो तो हमने शुरू में बात की। अंग्रेजी की प्रति उन्होंने लिखी और जो हिंदी की मूल प्रति थी उसे वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। और सजावट, सुना है वो भी बहुत खूबसूरत है। अद्भुत है। उसे सजाने का काम शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने किया था। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा भी उनमें प्रमुख थे। क्या सजाया था उन्होंने? संविधान के हर भाग की शुरुआत में उन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति और प्रकृति से जुड़े सुंदर चित्र बनाए हैं। मोहनजोदड़ो की मोहर से लेकर वैदिक काल, रामायण, महाभारत, बुद्ध, महावीर, अशोक, अकबर, शिवाजी, गांधी जी के दांडी मार्च तक के चित्र हैं। ये इसे सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं बल्कि भारत की आत्मा का कलात्मक दस्तावेज भी बनाता है। वाकई, ये तो देखना पड़ेगा। और संविधान सभा का कोई प्रतीक चिन्ह भी था क्या? मोहर वगैरह? हाँ था, हाथी। हाथी? हाथी को संविधान सभा की मोहर पर प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। हाथी? हाँ। क्यों? शायद भारत की विशालता, उसकी ताकत और उसके धीर गंभीर स्वभाव का प्रतीक रहा हो सकता है। और ये बात भी बार बार कही जाती है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हाँ, ये सच है। दुनिया में सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही है। इतना लंबा क्यों हो गया ये? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो भारत देश ही इतना बड़ा और विविधताओं से भरा है। भौगोलिक, सामाजिक, भाषाई, धार्मिक विविधता, उन सबको समेटने की कोशिश की गई। हाँ, ये तो है। दूसरा, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो खुद बहुत बड़ा था और हमारे संविधान का ढांचा काफी हद तक उस पर आधारित है। तीसरा, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान है, अमेरिका की तरह अलग अलग नहीं। अच्छा, ये भी एक कारण है। और चौथा, इसमें सिर्फ बुनियादी सिद्धांत नहीं दिए गए बल्कि शासन प्रशासन की बहुत सारी बारीकियां भी लिख दी गईं। इन सब वजहों से ये इतना विस्तृत हो गया। आपने महिला सदस्यों का जिक्र किया था कि 15 थीं। क्या कुछ प्रमुख नाम आप बता सकते हैं? जरूर। कई बहुत प्रभावशाली महिलाएं थीं, जैसे राजकुमारी अमृत कौर जो बाद में देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी। हाँ। सुचेता कृपलानी थीं जो बाद में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सरोजनी नायडू थीं जो यूपी की पहली गवर्नर बनी। हंसा मेहता थीं, दुर्गाबाई देशमुख थी। ऐसी कई महिलाएं थीं जिनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। ये दिखाता है कि महिलाएं भी राष्ट्र निर्माण में बराबर की भागीदार थीं। बिल्कुल। इतने बड़े काम को करने के लिए यकीनन कई सारी समितियां बनाई गई होंगी। सिर्फ मसौदा समिति तो नहीं होगी? अरे नहीं, सिर्फ मसौदा समिति कैसे? काम को ठीक से और जल्दी करने के लिए लगभग 22 समितियां बनाई गई थी जो अलग अलग विषयों पर काम कर रही थी। 22 समितियां? कुछ मुख्य समितियों के नाम? हाँ, कुछ बहुत प्रमुख थी, जैसे संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। इन दोनों के अध्यक्ष नेहरू जी थे। ये केंद्र सरकार की शक्तियों और ढांचे पर काम कर रही थी। ठीक है। फिर थी प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ये राज्यों के संविधान के ढांचे पर काम कर रही थी। पटेल साहब राज्यों के लिए, नेहरू जी केंद्र के लिए। मोटे तौर पे हाँ। फिर संचालन समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो सभा की कार्यवाही के नियम वगैरह देख रही थी। और मौलिक अधिकारों पर? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों पर एक बड़ी सलाहकार समिति थी जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल ही थे।
इसकी कई उपसमितियां भी थीं और बेशक मसौदा समिति तो थी ही, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। तो मतलब काम को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बांटा गया हाँ था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि काम कितना संगठित तरीके से प्लान किया गया और किया गया। वाकई ये पूरी प्रक्रिया किसी महायज्ञ से कम नहीं लगती। इतने सारे लोग, इतनी समितियां, इतनी बहसें, इतना समय। निश्चित रूप से ये एक असाधारण प्रयास था। तो ये थी हमारे संविधान के बनने की कहानी की एक झलक। जैसा कि इन स्रोतों में हमें पता चलता है, ये सिर्फ कुछ नियम कानून लिख देना भर नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक बिखरे हुए सदियों की गुलामी से निकले देश को एक धागे में पिरोने की कोशिश थी। उसे एक दिशा देने की, एक भविष्य का सपना दिखाने की सामूहिक कोशिश थी। एकदम सही कहा आपने। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये संविधान न तो इतना कठोर है कि बदल न सके और न ही इतना लचीला कि जब चाहे बदल दिया जाए। हाँ, इसमें संशोधन की प्रक्रिया है। जी, इसी वजह से ये आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। ये स्थिरता और प्रगति के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश करता है। ये सिर्फ अतीत का दस्तावेज नहीं है, ये लगातार हमारे आज को शेप दे रहा है और आने वाले कल के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। और आखिर में एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, अपने श्रोताओं के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए। हाँ, कि देश उस वक्त विभाजन के भयानक दर्द से गुजर रहा था। चारों तरफ अनिश्चितता थी, हिंसा थी, रियासतों को भारत में मिलाना एक बड़ी चुनौती थी। जी। और सभा के अंदर भी अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे। हाँ, मतभेद तो बहुत थे। ऐसे मुश्किल माहौल में इतने जटिल और विस्तृत संविधान पर आम सहमति बना लेना, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये शायद उन नेताओं की असाधारण दूरदर्शिता, उनकी परिपक्वता, उनकी बहस करने की क्षमता और सबसे बढ़कर देश को सबसे ऊपर रखने की उनकी भावना का ही नतीजा था। बिल्कुल, ये उनकी राष्ट्र निर्माण की जो प्रबल इच्छा थी, उसी का प्रमाण है। इस पर और गहराई से सोचा जा सकता है।